नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, जो देश की आन बान शान हैं, जो देश की प्रथम नागरिक हैं और जिनका पूरा देश सम्मान करता है, सर्वोच्च पद पर हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जो चुनाव 2024 के हुए हैं और उसके बाद नई सरकार बनी है, जिस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर ने संसद को कंडक्ट किया, शपथ दिलाई और उसके बाद जो उनके कार्य व्यवहार रहे, उनसे हमें अफसोस था। देश का संपूर्ण सम्मान करने वाले लोग, देश के लोकतंत्र और संविधान पे अभिमान करने वाले लोग इस बात से एक क्षुब्ध थे जिस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर ने सारी कार्रवाई को कंडक्ट कराया। ऐसा लग रहा था स्पीकर महोदय को देखकर कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं, वो देश की संसद के स्पीकर नहीं। और उनका संरक्षण, उनका सम्मान, उनकी सारी भावनाएं केवल सत्ता पक्ष की ओर हैं, क्योंकि वो सांसद जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटा से बने हैं। लेकिन उन्हें महसूस करना चाहिए था, देश के संविधान के अनुसार, देश के लोकतंत्र के अनुसार, वो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है। अब वो देश की संसद के स्पीकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य न केवल शांतिपूर्वक संसद को चलाना है, बल्कि जितना सत्ता पक्ष के लिए नियमों का उन्हें संदर्भ लेना है, उतना ही उन्हें विपक्षी दलों के सदस्यों को भी संरक्षण देना है, ऐसा उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से उनको हमने देखा, उनकी कार्यप्रणाली को हमने देखा, जब वो मोदी जी और राहुल गांधी उनको पहुंचाने के लिए कुर्सी तक जा रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी के सामने पूरी झुके, 70% झुके और राहुल गांधी से उनके तन के हाथ में लाया। मोदी जी भी एक सांसद हैं और राहुल गांधी भी सांसद हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त है। और क्योंकि सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा होती है, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि विपक्षी दल की संख्या कम होती है, इससे उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो हम क्लास टीचर हैं अगर, तो हमारा कर्तव्य होता है, जो क्लास के कमजोर बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग और गरीब घर के बच्चे हैं, जो थोड़ा अपने को कमजोर महसूस करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करें और उनको संरक्षण दें। इसी प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं संसद के अंदर कि लोकसभा स्पीकर विपक्ष के लोग, क्योंकि संख्या में कम है, उन्हें संरक्षण दें और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को एक ही तराजू पे तौलें। नहीं कि हुआ ऐसा, हमने देखा नहीं हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को कहा कि जब मैं खड़ा हो जाऊं सब लोग बैठ जाएं, ठीक है, संसद की मर्यादा है कि जब अध्यक्ष खड़ा हो तो बाकी लोग बैठ जाएं। लेकिन अगर देश की जनता के प्रश्नों का जवाब मांगने के लिए विपक्ष के नेता, क्योंकि सत्ता पक्ष तो वो करेगा नहीं, सत्ता पक्ष तो बाएं दाएं करेगा, वो तो बहकाने की कोशिश करेगा, कानून बना दिया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और विपक्ष क्योंकि जनता की आवाज होता है, जनता की आवाज संसद में पहुंचाने का उत्तरदायित्व विपक्ष का होता है। तो इस प्रकार विपक्षी दलों की टोका टोकी और उनको इस प्रकार से धमकाना या उन पर से सांकेतिक भाषा का उपयोग करना संसद की मर्यादा के अनुरूप हम लोगों को नहीं लगा। जैसा पिछला कार्यकाल ओम बिरला जी का रहा, स्पीकर महोदय का रहा, तो हमने देखा कि उन्होंने सारा कैमरा जब राहुल गांधी बोलते थे अपनी तरफ केंद्रित करा लिया, राहुल गांधी दिखे नहीं। विपक्षी दलों के लोग जब बोला करते थे तो उनको म्यूट कर दिया।
जो संसदीय परंपराओं के बिल्कुल प्रतिकूल था। खैर, पप्पू यादव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया किरण रिजिजू को, चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा अच्छी बात कही, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि जिस प्रकार से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुराना कार्यकाल आपका था, कृपा करके उस प्रकार की लीक इस बार मत डालिएगा। लेकिन लग रहा है कि वैसे ही लीक वो डाल रहे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, हम 21वीं शताब्दी के भारतवर्ष में हैं, हमें अपने बच्चों को रोजगार देना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देनी है, अच्छा पीने का पानी देना है। इन विषयों पे बात करने के बजाय एग्जामिनेशन सिस्टम में जिस प्रकार से लीकेजेस हो रहे हैं, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की उस मंदिर में लीकेज हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोज पुल टूट रहे हैं, जिस प्रकार से 15-15 हजार करोड़ के बनाए हुए पुल जो है वो क्रैक हो रहे हैं, जिस प्रकार से मणिपुर की समस्या 13 महीने से नहीं सुलझी है, जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे वीर सैनिकों पर बार बार आतंकी घटनाएं घट रही हैं। स्पीकर महोदय, आपने तो चलिए उनका संदर्भ नहीं लिया, लेकिन हमारी अपेक्षा थी हमारी देश की राष्ट्र की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से कि वो जो सरकार द्वारा लिखा हुआ प्रलेख है उसको केवल नहीं पढ़ेंगी, वो देश की समस्याओं की असलियत की बात करेंगी। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति महोदय का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और जब वो उन्हें कभी आमंत्रित करेंगी तो वो उनका जाके अटेंड करेंगे उनके प्रोग्राम, लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार द्वारा लिखा हुआ जो कि राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसका बहिष्कार करते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा। अब बताइए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहेंगे कि सरकार, हमारी सरकार, क्योंकि सरकार का लिखा हुआ प्रालेख है, हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही। कोई भी हिंदुस्तान का या विदेशी आदमी जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं उससे अवगत है। ये पता नहीं कितने साल पहले इस प्रकार की घटनाएं मणिपुर के अंदर हुई थी और आज मणिपुर 13 महीने से सुलग रहा है और देश के चाणक्य, अपने को चाणक्य कहने में गर्व महसूस करने वाले, मणिपुर को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, शांति स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दोनों समाजों के बीच में इतना ज्यादा वैमनस्य है, उसको शांत नहीं कर पा रहे। सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य में कुकी और मैती दोनों समाजों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और वहां पे दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की जीतते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार है मणिपुर के अंदर और जो केंद्र का गृह मंत्रालय है वो जो मणिपुर को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वहां की जनता इससे क्षुब्ध है और इसलिए उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस के लोगों को, दोनों समुदाय के लोगों ने वोट देके जिताया है। आज देश की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय राष्ट्रपति महोदय को कहना चाहिए था, महामहिम को कहना चाहिए था। आज देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं जिससे देश का युवा जूझ रहा है, देश का समाज जूझ रहा है और हम जैसे बुजुर्ग इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो समस्याएं हैं बेरोजगारी, भयंकर बेरोजगारी, एमएसएमई के बंद होने, एमएसएमई को जिस प्रकार से तबाह किया गया नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, तालाबंदी के माध्यम से, और उसके कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी उद्योगों को पोषित किया गया। जो एमएसएमई हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कैपिटल कम लगता है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है। जो बड़ी इंडस्ट्री हैं उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है। भारत जैसे देश में जो सबसे मुख्य समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट की।
कैपिटल की तो है ही। सरकारी नौकरी आप देंगे नहीं, सरकारी नौकरी आप भरेंगे नहीं, सरकारी नौकरी में फॉर्म निकालेंगे, उसमें 1,000 2,000 रुपए बच्चों से ले लेंगे, बच्चों को सेंटर्स दे देंगे, वो 2-2 3-3 हजार रुपए खर्च करके एग्जाम देंगे। जहां 10,000 सीटें होंगी वहां 2-2 3-3 5-5 लाख बच्चे बैठेंगे, प्लेटफॉर्म पे सोएंगे, सड़कों पे सोएंगे, पार्कों पे सोएंगे, और उसके बाद पेपर लीक हो जाएंगे। और फिर महामहिम राष्ट्रपति सरकार द्वारा लिखित आलेख पढ़ेंगी और कहेंगे कि हमारी सरकार कठोर कानून बना रहे हैं और जो दोषी हैं उनको दंडित करेंगे। महामहिम ये बताएं, ये जो दोषी हैं इनको दंडित करने से क्या, ये जो 24 लाख बच्चे जो नीट में बैठे थे और 9-10 लाख बच्चे जो यूजीसी नेट पे बैठे थे और जो नीट पीजी में बैठे थे, जिनके भी पेपर लीक हो गए, इनको न्याय मिल जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम कांड हुआ था, इसी प्रकार का कांड था। बहुत सारे बच्चे जेल गए, बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारे बच्चे ने आत्महत्या की। बच्चों को तो दंड मिला, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उन्हें दंड नहीं मिला। इस बार भी जो दंड मिला है वो तो बच्चों को मिल गया है, ऑलरेडी मिल गया है। जहां जहां पेपर लीक हुए, जहां जहां बेईमानी हुई, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सारे हरियाणा हो, सारे के सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। तो क्या ये डबल इंजन सरकार और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और पेपर लीक के बीच में कोई संबंध है? जो पेपर लीक का सरगना है उसकी फोटो सम्राट चौधरी साहब के साथ है, जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जेडीयू की एक बड़ी नेता है। और मामा ही आप कह रहे हैं कि हम कड़े कानून बनाएंगे। पहले आपने कड़े कानून क्यों नहीं बनाए? 11 साल से कड़े कानून क्यों नहीं बनाए? पेपर तो पहले से लीक होते चले आ रहा है और व्यापम तो बहुत साल पहले हो गया था। और संसद के सभापति महोदय 50 साल पुरानी घटना को कह रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और मौन लोकसभा के अंदर करा रहे हैं। और महोदय महामहिम आप भी उसका संदर्भ ले रहे हैं इमरजेंसी का। इमरजेंसी एक गलत निर्णय था, लोकतंत्र के अगेंस्ट था, हम लोगों ने उसका विरोध किया था, इंदिरा जी को उसका दंड मिला था, जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन 3 साल जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई थी और फिर इंदिरा जी को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया था और 84 में फिर जिताया था। यही वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अमेरिका की नहीं सुनी थी, किसी की नहीं सुनी थी। और जिनको अटल जी ने दुर्गा माता कहा था, जिनको आरएसएस प्रमुख ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने भूदान यज्ञ के तहत लाखों करोड़ों एकड़ जमीन गरीबों में बंटवाई थी, उन्होंने भी इसको अनुशासन पर्व कहा था। लेकिन आप देश के जो असली समस्या है महामहिम, उस पर आपको बात करनी थी ना, क्योंकि आज देश किस चीज से उद्वेलित है? जो 50 साल पहले हुआ, इंदिरा जी ने माफी मांग ली, हम लोग शर्मसार हैं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, माफी मांग ली ना। लेकिन क्योंकि उस समय मैं जवान था, मैंने तो नहीं देखा उस समय लिंचिंग हुआ करती थी धर्म के आधार, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। मैंने इमरजेंसी के पीरियड के पहले भी नहीं देखा था, इमरजेंसी में भी नहीं देखा था। मैंने यह भी नहीं देखा था कि किसान अगर दिल्ली आना चाहें अपने आकाओं से मिलने के लिए तो उनके रास्ते में कीलें गाड़ दी जाए, बोल्डर्स लगा दिए जाएं और उन पे अश्रु गैस की बौछार की जाए। मैंने इमरजेंसी के पहले इमरजेंसी में नहीं देखा था, देश के 65 साल के इतिहास में नहीं देखा था, केवल पिछले 10 साल में देखा है। मैंने इमरजेंसी के पहले इमरजेंसी में अग्निवीर जैसी योजना नहीं देखी जिसमें बच्चों को बेरोजगार और 21 साल की उम्र में रिटायर करने की कल्पना की जाए और खुद 75 साल की उम्र में 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री की कामना की जाए।
मैंने नहीं देखा था ये जो सरकारी एम्प्लॉइज है उनकी पेंशन तो बंद कर दी जाए, लेकिन खुद एक बार विधायक बना तो एक पेंशन, 5 बार बना तो 5 पेंशन, एक बार लोकसभा में गया तो एक पेंशन, और अपने लिए सारी पेंशनों का इंतजाम किया जाए, लेकिन सरकारी अधिकारियों की पेंशनों को रोक दिया जाए। किसानों को उनके अधिकार ना दिए जाए कि ना, किसानों के ऋण जो है माफ ना किए जाए, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ कर दिए जाए। ये मैंने इमरजेंसी के पहले नहीं देखा था। मैंने नहीं देखा था कि बड़े बड़े पूंजीपति तो 10 गुने अमीर हो जाएं और गरीब आदमी जो है उस 5 किलो अनाज पे निर्भर हो जाए। आज देश बहुत बड़ी समस्या को झेल रहा है या झेलने की संभावना है। जितनी बारिश इस समय हिंदुस्तान के अंदर हुई है वो बहुत डेफिशिएंट है। आशंका है कि बहुत बड़ा सूखा देश के अंदर पड़ सकता है। इस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सरकार का ध्यान इस पे केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के भविष्य में केंद्रित होना चाहिए, बेरोजगारी पे केंद्रित होना चाहिए, महंगाई पे केंद्रित होना चाहिए, न कि 50 साल पुरानी इमरजेंसी का राग अलाप कर उसमें शोक जताया जाए। शोक अगर जताएंगे तो शोक तो आपको वो भी जताना पड़ेगा जो आपने 6 दिसंबर को एक ढांचा तोड़ा था, जब आपने 700 किसानों की शहादत ली थी। हुए हैं गलत, बहुत सारे चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनकी बाद में नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का धार्मिक विद्वेष, और संसद के अंदर आप स्पीकर महोदय देखते रहे कि कोई आदमी हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है, संविधान के विरुद्ध नारा लगा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष का है। कोई आदमी जय फिलिस्तीन कह रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष से उसका कोई अंतर संबंध है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को हड़का रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को हड़का रहे हैं, पप्पू यादव को हड़का रहे हैं। चलिए, स्पीकर साहब हैं, उनका पुराना इतिहास है कि राष्ट्रपति महोदय आप तो देश के महामहिम हैं, हमारा मान सम्मान है, आपसे ही अपेक्षा नहीं है, कृपा करके आप देश के संविधान के संरक्षक हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, तो आप कम से कम देश को, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो देश के लोग आपसे अपेक्षा करते हैं वो करें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, आप महामहिम। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।